हेलो। हेलो, वीरेंद्र सिंह बोल रहा हूँ। हाँ जी। हाँ, आपसे बात हुई थी। मैं हेमंत सिंह बोल रहा हूँ। मैंने आप उनकी बात हो रही थी, ये ग्लोबलाइजेशन। आपने बोला था कि एक बार मैं अभी पहाड़ी इलाके में हूँ, तो आपसे बाद में बात करता हूँ, 1 दिन या 2 दिन के बाद में बात करता हूँ, ऐसा आपने बोला था। हाँ हाँ हाँ। तो आप अभी फ्री हो या फिर बाद में बात कर सकते? बताइए, क्या करते क्या आप? मैं स्टूडेंट हूँ। क्या एज है आपकी? यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, यूपीएससी सीएपीएफ। एज क्या है आपकी? एज 21। बताइए, क्या जानना चाहते हैं? हेलो। क्या जानना चाहते हो, बताइए। हाँ, मैंने जो ये राजीव दीक्षित जी का मैंने ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन पर शायद 1997 में उनका लेक्चर हुआ था। तो वो मैंने देखा, तो उन्होंने काफ़ी मतलब ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के खिलाफ बोला है। पर अगर अपन सोशल और इकोनॉमिकल जो डेटा है वो मतलब जो इंडिकेटर्स है उनको देखें, तब मतलब स्टोरी बिल्कुल उल्टी है। मतलब अगर आप डेटा को देखोगे तो अच्छा, तो ओके। आपको क्या मतलब ये क्या लगता है? मतलब मेरे को लगता है क्योंकि 97 के अंदर वो ईस्ट एशिया क्राइसिस आए थे, आपको पता होगा ना। तो उस संदर्भ में बोला होगा, क्या पता ग्लोबलाइजेशन के बारे में उन्होंने। तो आप यूपीएससी एग्जाम क्लियर कर जाएंगे तो आप क्या बनना चाहते हैं? मैं यूपीएससी सीएपीएफ में, एक्चुअली मेरा टारगेट सीएपीएफ है। सीएपीएफ आपको पता होगा, पैरामिलिट्री तो पहले बोलते थे, आजकल सीएपीएफ बोलते हैं उसे। हाँ हाँ। हेलो, आपकी आवाज़ क्या? हेलो। मैंने कहा, आप जो आईएएस आईपीएस बनने के बजाय कमांडेंट बनना चाहते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे देश की सेवा करनी है, मतलब फोर्सेस में जाकर। तो आपको क्या लगता है कि मतलब सरकारी नौकरी करके ही देश की सेवा हो सकती है क्या? आपको ऐसा लगता नहीं है नहीं, क्या? मेरा मानना ये नहीं है। मेरा मानना है कि मैं मेरा मानना ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि कोई भी जॉब करो, उसको अच्छे से करे, तो देश की सेवा हो सकती है। पर मेरा फिजिकल और मेंटल जो स्टेट है, उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि मैं सीएपीएफ के लिए सही हूँ। सीएपीएफ, सीडीएस, जो आर्म फोर्सेस होती है ना, जिसमें यूनिफॉर्म होती है, आई नो उसमें मैं बट अच्छा काम कर सकता आई नो बट आर्म फोर्सेज, लेकिन तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि देश की सेवा करने के भाव से आप जाना चाहते हैं, या मतलब पद प्राप्त करने के लिए जाना चाहते हैं कि पद मिलेगा और रुतबा मिलेगा? हूँ। नहीं, सेवा मतलब सीएपीएफ से मैं एक्चुअली, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस इस साल मैंने जो फॉर्म भरा है उसमें सीआईएसएफ है, और बाद में सीआरपीएफ है। सीआरपीएफ तो आपको पता ही है, नक्सल एरिया में है। तो नहीं, लेकिन मतलब आपको इसलिए लगता है कि लोग उसमें कम जाते हैं, इसलिए सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा है उसमें, इसलिए जाना चाह रहे हैं आप? किसमें? सीएपीएफ में? नहीं, ऐसा नहीं है। इस साल 150 वैकेंसी आई है, तो 150 वैकेंसी 10 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, और सारे यूपीएससी के एस्पिरेंट अप्लाई करते हैं, जो सीएससी दे रहे हैं और सीपीएफ दे रहे हैं, सब अप्लाई करते हैं। पर ज्यादातर लोग इसे बैकअप की तरह लेते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक बार सीएपीएफ में हो जाए तो बाद में वो सीएससी का एग्जाम देते रहते हैं। तो जिन सोशल इंडिकेटर्स की आप बात कर रहे हैं, हाँ, वो सोशल इंडिकेटर्स या कुछ भी है, मतलब व्हाट डू थिंक, ये जितना भी व्यवस्था चल रही है, ये इसका पर्पस क्या है कि ये ग्लोबलाइजेशन किया जाए या उसका विरोध किया जाए? देश की सेवा का क्या अर्थ होता है? मतलब आपको उसकी परिभाषा क्या आपके लिए, आपके हिसाब से? मतलब अगर मतलब देश की ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो। ये डेवलपमेंट का वही परिभाषा पूछ रहा हूँ ना मैं। अच्छा, डेवलपमेंट की परिभाषा क्या है एग्जैक्टली आपके लिए? मतलब मतलब आपसे कोई पूछे, आपकी यूपीएससी के मतलब इंटरव्यू में भी पूछे आपसे, तो आप डेवलपमेंट की क्या परिभाषा देंगे आप? अच्छी ग्रोथ मतलब अच्छे, मतलब इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में देखे, सोशल एस्पेक्ट में देखे। तो अगर इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में देखे, तो पर कैपिटा इनकम अच्छी हो, तो अगर आपकी परचेजिंग पावर पैरिटी अगर अच्छी है, तो आप अच्छी श्रेणी में माना जाता है वो कंट्री। तो आपको अगर लगता है कि डेवलपमेंट नाम का शब्द जो है मैं ये डेवलपमेंट नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों होना चाहिए। हाँ, नहीं, जरूरी डेवलपमेंट या नहीं कि ग्रोथ जो भी डेवलप और है, ग्रोथ। नहीं, हाँ, ग्रोथ और डेवलपमेंट जो भी है, मतलब ये डेवलपमेंट नाम का शब्द इस रूप में भौतिक विकास के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता था हमारे देश में, आपको पता है इस बात का ना? नहीं। हाँ पता है, हाँ पता है।
क्या क्या इस बारे में क्या जानकारी है आपको? मतलब अगर अब इकोनॉमिक्स में जो पढ़ते हैं वो पूरी नियो इकोनॉमिक्स है, उसमें एक्चुअली थ्योरीज में अगर अपन सही से एनालाइज करें तो वो थ्योरीज ही बनाई गई है कैपिटलिज्म को फेवर करने के लिए। मतलब अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, एडम स्मिथ और जो केन्स है जो उनके दो बड़े इकोनॉमिस्ट है, तो वो इकोनॉमिक्स बनाई ही इसी हिसाब से कि वो कैपिटलिज्म को फेवर करती है और कम्युनलिज्म या सोशलिज्म के अगेंस्ट है। मतलब इनडायरेक्टली वो थ्योरी से यही प्रूव करती है। पर अगर हिस्ट्री में हम देखें तो जो भी कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट कंट्री थे, मतलब वो सक्सेसफुल नहीं हुए। आपको भी पता होगा अगर वर्ल्ड हिस्ट्री अपन अच्छे से पढ़े तो। इसलिए अभी अभी के हिसाब से मैं आपसे बिल्कुल भी विदेशी जो भी दूसरे देशों का क्या कम्युनिस्ट वगैरह, मैं उसकी बात कर ही नहीं रहा। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट कि व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन बाय कि आपकी देश की सेवा, जो आपका देश दूसरे देशों से अलग है, राइट? तो आपके देश का ग्रोथ दूसरे देश की इकोनॉमिकल जो भी उनका रहा, हिस्ट्री रहा, उनके जो भी फिलॉसफी रही, उसके बेस पे आप अपने देश की दिशा तय करेंगे तो हमेशा गलती करेंगे। तो मैं जो जानना चाहता हूँ ये कि आपने अपने देश का परिवेश समझकर उसकी जो ग्रोथ का क्या एक्चुअल मायने रहे और इतने लाखों सालों से ये देश सरवाइव कैसे कर पाया, जिस अर्थव्यवस्था के ऊपर चल के मुगलों के आने से पहले तक भी और उसके बाद भी कैसे टिक कैसे पाया, आपको क्या लगता है? हाँ, तो यही इन्होंने उन्होंने वही उन्होंने मतलब उनको विमान बनाना आता था। हाँ, आता था। तो अगर आज की डेट में अगर आप सोच रहे हो कि एयरलाइंस हर स्टेट में और हर डिस्ट्रिक्ट में एक एयरपोर्ट खुल जाए और एयरलाइन शुरू हो जाए, तो वुड यू कंसिडर दैट एज ए ग्रोथ, और या आपके लिए वो क्या है एग्जैक्टली, क्या रहेगा वो? ग्रोथ है, ऑब्वियसली ग्रोथ है। अच्छा, वो डेवलपमेंट है आपके लिए? हाँ, मतलब वही है ना कि अगर पहले एक सामान एक प्रोडक्ट था और अब कई सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, तो ये दोनों ही है कि ऑप्शन ज्यादा भी मिल रहे हैं, मतलब कस्टमर के पास में चॉइसेस है, कंपटीशन मार्केट में। और गलत ये है कि एनवायरनमेंट पर जो अपने गोल्स है, जो एनवायरमेंटल गोल्स है, उसको भी इफेक्ट पड़ता है। अब ये लोग बात करने लगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। जिस देश की सेवा आप करना चाहते हो, do you even feel proud about that particular country's past or not? जिसके बारे में जिसके भारत का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो थी पहले, आपको उसके बारे में जानकारी तो होगी अगर आज ये दिशा की बात कर रहे हैं ना। हाँ। तो डू यू थिंक कि वो मतलब बहुत पिछड़ा हुआ था या कुछ एडवांस था, या फिर? नहीं, एडवांस था। हम लोगों ने अभी जीरो बिफोर क्राइस्ट से लेकर 1500 तक तो अपन बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर थे जीडीपी के, वर्ल्ड जीडीपी के। और बाद में चाइना और ऊपर और इंडिया दोनों ऊपर नीचे होते रहे। और 1857 या 50 तक तो अपन ही थे, मतलब टॉप 1 में थे या फिर 2 में थे। तो इसलिए थे क्योंकि हम लोग इंडस्ट्री को प्रमोट करते थे। वहां पर रेस्ट्रिक्शन नहीं था, जैसे लाइसेंस राज वगैरह नहीं था। वहां पर अपन एक्सपोर्ट कर रहे थे अरेबिया के अंदर या फिर अलग अलग साउथ ईस्ट कंट्रीज में। इस वजह से हम डेवलप थे क्योंकि हम लोग ओपन थे हमारे मार्केट। नहीं, तो आपको क्या लगता है कि ये एयरलाइंस बिना फ्लाईओवर, बिना बड़ी इंडस्ट्रीज के बिना कैसे संभव हो पाया था ये सब? क्योंकि उस समय उनका जो मतलब टेक्नोलॉजी था वो काफी डिसेंट्रलाइज था। अब सेंट्रलाइजेशन की तरफ पहुंच चुके हैं सारे। अब सारे यूनिट प्रोडक्शन जो होता है वो यूनिट में होता है। और अगर आपको प्रोडक्शन बोलते हैं ना, वो अपनी कॉस्ट अगर कम करनी है तो मास प्रोडक्शन करना पड़ेगा, और वो भी पूरी यूनिट में। जैसे हेनरी फोर्ड ने फोर्ड के साथ में किया था, उसने पूरी एक लाइन पर वो प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। तो वैसे ही सारी चीजें सेंट्रलाइज हो रही है। डिसेंट्रलाइजेशन का तो जमाना गया, डिसेंट्रलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। जो ये गांधी जी बात करते थे की खादी वगैरह की, हर विलेज को बनाना है, मतलब तो आप मुझे जो मैं जानना चाहता हूँ, जिस पॉइंट पे मैं पहुंचना चाहता हूँ ना, मैं वो जानना चाहता हूँ कि कोई भी देश, जब आप सेवा की बात करते हो तो यू वांट टू मेक दैट कंट्री ए बेटर प्लेस ना, एक उस देश को बेहतर बनाने का प्रयास। कुछ भी मैं कहता हूँ, कुछ भी पॉलिसी हो, उस देश को बेहतर बनाने का प्रयास ही मुख्य लक्ष्य है ना। हाँ, यही है। तो आप मुझे बताओ, आज की डेट में आपको लगता है कि देश या दुनिया की छोड़िए, आपका देश जिस तरफ बढ़ रहा है,
जिसमें आपके बच्चों का या आपके आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित नहीं है, तो डू यू थिंक कि वो सही दिशा में जा रहा है? अगर आप जीविका की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ ग्लोबलाइजेशन की आप बात कर रहे हो, मैं कहता हूँ कि जिस ग्लोबलाइजेशन की वजह से आपके बच्चों को कल को उनके जीवन में प्रदूषण, बीमारियां और ये सब होने वाला है, तो उस ग्रोथ को आप ग्रोथ मानते हो या नहीं मानते हो? पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है, वैसे वैसे इनोवेशंस भी तो नए नए हो रहे हैं। इससे पहले क्या पेट्रोलियम के इनोवेशन है? जैसे ऑटोमोबाइल का ले लो आप। ऑटोमोबाइल में पहले बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता था। सबसे बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर अभी भी है, पर परसेंटेज वाइज देखिए तो सबसे ज्यादा था। वो जो और बात मुझे अब पता है, नहीं इलेक्ट्रिक कार्स आ गई है, तो नहीं नहीं, जो मैं बात इनोवेशन आपकी, तो हो ही रहा है ना। नहीं सुनिए सुनिए, आप जो मुझे बता रहे हैं वो मुझे पता है। मैं जो जानना चाहता हूँ ना, आप थोड़ा सा जो मैं बताना चाहता हूँ उसको समझिए। मैं क्या जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि आपके हमारे पूर्वजों ने कभी भी कार, एयरलाइंस क्यों नहीं बनाई? आपको क्या लगता है कारण क्या था उसका? एयरलाइंस क्यों नहीं डेवलप की? वो मुझे प्रॉपर तो पता नहीं, पर उन्होंने कुछ सोच समझ के किया होगा उस समय के हिसाब से। नहीं, बाकी मुझे संस्कृत में आपको मान लीजिए, मैं आपसे कोई पूछे कि व्हाई डिडंट इंडिया डेवलप एयरलाइंस, जो अगर जब उनके पास रामायण काल में भी विमान बनाने की कला थी, तो हाँ, एयरलाइंस क्यों डेवलप नहीं की? मतलब आप क्या मतलब क्या उत्तर देंगे इसका? शायद वो एनवायरमेंट के बारे में ज्यादा सोचते होंगे पहले, या फिर वही वो राजीव दीक्षित जी का मेरे को आंसर याद आ रहा है कि उन्होंने जवाब में बताया था कि हम लोग पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, तो फिर पहल के पीछे भी बैठे हैं, तो यह है कि हम पहुंच जाएंगे धीरे धीरे। पर वेस्टर्न सिविलाइजेशन का मानना है कि एक जिंदगी है, तो उसमें वो लोग सारे मजे लेना चाहते हैं। हम लोग पुनर्जन्म वगैरह में, रिसाइकल वगैरह में बिलीव करते हैं। तो व्हाट डू थिंक, वो आइडिया वो गलत था, सही था? वो आइडिया सही था, पर अगर हम नहीं करेंगे तो और कोई करेगा ना। नहीं नहीं, वो और कोई करेगा वो सेकेंडरी में। पहले आप अपने बेसिक्स क्लियर करिए। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि अगर कोई चीज, कोई प्रॉब्लम जो है, उसकी हाँ, वजह से आपकी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित नहीं है, अगर उनको, फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि अगर एयरलाइंस डेवलप करने से आपको आने जाने में सुविधा हो जाती है, लेकिन आपकी पीढ़ी, मतलब आपके 100 साल बाद, 200 साल बाद आपकी पीढ़ियों का भविष्य उससे खतरे में पड़ जाएगा, उसके पॉल्यूशन से मान लीजिए, या उसका आकाश तत्व खराब होता है तो लोगों के अंदर आपराधिक प्रवृत्ति करने का, उनके मानसिक स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब बढ़ता है, तो हाँ। आप क्या क्या डिसाइड करेंगे? नहीं, पर ये तो चीज मैं बोल रहा हूँ, जैसे 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 इनोवेशन होंगे, जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आएगी, वो और ज्यादा आप फ्यूल उसको छोड़ एफिशिएंट होगी। दीजिए, वो आपको उस रेस में दौड़ाया गया है, आप दौड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन आपको दौड़ाया गया है, तो क्या वो रेस सही हो गई? पहले आप ये तो क्लियर होना मन में हमारे। हम दौड़ रहे हैं, उस दौड़ में मजबूरी है, वो मुझ मत गिनिए ना। आप एग्जैक्ट पहले देखिए, दौड़ में दौड़ना मेरी मजबूरी है, मेरी चॉइस है, पहले वो तो क्लियर हो जाए ना। अब तो मजबूरी नहीं है, अब तो चॉइस है ना। हाँ, अब तो चॉइस है, अब तो चॉइस है हमारी। आप चॉइस मतलब बाय चॉइस आप अपनी आने वाली पीढ़ी को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं कि उनके लिए सब नहीं पानी हवा सब खराब कर दूं मैं, राइट? नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी तो पॉसिबल है। क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी, मुझे बताइए। आप जो आज की डेट में, जैसे नहीं नहीं, जैसे आज से 100 साल एरोप्लेन थे, पहले, वो आजकल सोलर प्लेट वाले एरोप्लेन स्टार्ट हुए हैं। आपने आपने देखा होगा, सी लाइन्स वगैरह है, तो वो धीरे धीरे इनोवेशन हो रहे हैं। नहीं नहीं, मैं जो जान, आप उसमें इनोवेशन में मत जाओ। मैं ये कह रहा हूँ, क्या हाँ, हमारे, क्या कश्यप, ये अगस्त ऋषि के पास बैटरी बनाने की पूरा हाँ, साइंस हाँ, था? क्यों हाँ। नहीं बनाया उन्होंने? मैं ये मुझे जानना चाह रहा हूँ। मुझे इसका जवाब नहीं पता। मैं बता रहा हूँ शायद। ना कि क्योंकि उनको पता था कि बैटरी अगर बना दी, उस बैटरी को जब कचरा जो डेवलप होगा उस बैटरी का, आज जो आप कह रहे इलेक्ट्रिक कार्स आ रही है, आपको क्या लगता है इलेक्ट्रिक कार्स किससे चलेंगी? बैटरी से ना? लिथियम आयन। हाँ, लिथियम आयन से। मतलब एक तरह से सिंपल लेमन लैंग्वेज में बात करें तो कहीं तो स्टोरेज करने के लिए बैटरीज को होंगी ना उसके अंदर, हाँ, हाँ, उसका कचरा कौन झेलेगा? हाँ, हाँ, मैं समझ रहा हूँ। तो नहीं, उसके बाद में नहीं, कौन झेलेगा कचरा, ये तो बताइए ना। मैं पूछना चाह रहा हूँ, अगर 2000 साल पहले, 4000 साल पहले, 5000 साल पहले अगस्त ऋषि बैटरी बना देते, तो राइट नाउ यू विल बी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ बैटरी का पूरा जो कचरा उसके ऊपर बैठे होते हैं आप आज की डेट में।
तो मैं ये कहता हूँ आपका पूरा जितने भी मैं कहूँ ये जो भी इंडेक्स की आप बात कर रहे हो, डेवलपमेंट इंडेक्स, ये जितने भी इंडेक्स बना दिए सो कॉल्ड जो हम पूरे, मैं कहता हूँ अल्टीमेट एम क्या है यार? अल्टीमेट एम ये है कि आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए आप क्या भविष्य देना चाह रहे हो। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ये सोचा कि मैं केवल अपनी लाइफ को कैसे बेटर बना लूं और मेरी आने वाली पीढ़ियां गई भाड़ में, मुझे आज के डेट में इधर से उधर जाने के लिए प्लेन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो आप यू आर नॉट थिंकिंग लॉन्ग टर्म कि आपके ये मतलब लाखों सालों तक सस्टेन करने के हिसाब से नहीं है आपका ये तो 5, 6, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल की प्लानिंग है बस आपकी। तो वो तो कोई बहुत डेवलप्ड जो है कंट्री या डेवलप्ड जो है समाज का कोई सूचक नहीं है ना। आप जो कह रहे बाय चॉइस आप कर रहे हो, बाय चॉइस नहीं कर रहे हो। आप एक जिंदगी आराम से जी रहे थे, आपको ये कहा गया कि भाई आप तो पैदल चल रहे हो, देखो हमारे पास साइकिल आ गई, तो आपने साइकिल की तरफ भाग लिया क्योंकि आपने कहा कि भाई सारे साइकिल से मेरे से आगे निकल जाएंगे। तो आप बाय चॉइस नहीं, आपको उस दौड़ में मजबूरी में दौड़ना पड़ा और दौड़ते 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 एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी जो है उस रेस में दौड़ते दौड़ते आदत पड़ गई। अब हमको लगता है उसके बिना जीवन नहीं है। तो अगर ऐसा इसके बिना जीवन नहीं होता तो लाखों सालों से भारत तो ये जो है जिससे सस्टेन कर पाया गांव का पूरा व्यवस्था के साथ, वो सस्टेन नहीं कर पाता। पर ये भी तो है ना कि लाइन कहाँ ड्रॉ करेंगे कि क्या चीज करने लायक है, क्या चीज नहीं करने लायक है। देखो जैसे मैं भी आज की डेट में बाइक ऐसा तो मतलब नहीं है। हाँ, ये मैं बोल रहा था, मैं को आपको करता हूँ, मैंने वही वो एंड में बात ये है कि तो फिर आप क्यों इस्तेमाल कर रहे हो? मैं बोल तो रहा हूँ आपको कि आज की डेट में मजबूरी में सब कुछ करना पड़ रहा है। आज चॉइस दे दो, मैं कहता हूँ कि बाकी लोग गाड़ी में चले और मैं पैदल पैदल, अगर मुझे केरल जाना हो लेक्चर डिलीवर करने का, मैं कहूँ मैं तो पैदल ही जाऊंगा, तो मैं तो बेवकूफ कराऊंगा। तो मेरी तो मजबूरी है ना, मैं बाई चॉइस तो नहीं कर रहा ना। पर चॉइस भी तो है भैया, जैसे नहीं घर में पहले पंखे नहीं थे, जैसे पंखा नहीं था, इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, ठीक है। और तो पहले के लोग गर्मी में, जैसे गर्मी में राजस्थान में बहुत गर्मी है यहाँ पर, मैं जहाँ रहता हूँ पाली के अंदर, वहाँ बहुत भयंकर गर्मी पड़ती है। तो पहले पंखे नहीं थे, मेरे मम्मी पापा बताते हैं कि हमारी लाइट वगैरह आती नहीं थी, और अगर लाइट आती थी तो पंखे नहीं होते थे, तो हम लोग ऐसे ही बैठे रहते थे। और मम्मी बताती है उनके ओढ़नी वगैरह घूंघट सिस्टम होता है हमारा, आप भी राजपूत ही, आपको पता होगा घूंघट सिस्टम होता है। तो जो पहले की जो लुगड़ी होती थी वो सूती की नहीं होती थी, वो चिपक जाती थी चेहरे पर पसीने से। और अब वो बताते हैं कि देख पंखा आ गया। तो मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी। एक मिनट नहीं, आपको जब किसी के पास भी पंखा नहीं था, हाँ, या मैं कहता हूँ पंखा छोड़ो, जब आप एसी में चले जाते हो, तो आपको तो पंखा खराब लगता है। पंखे में आ जाते हो तो आपको हाथ का बीजना खराब लगता है। हाँ, यही तो मैं चीज बोल रहा हूँ, कहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे। मैं जो पहले बात कंप्लीट करने ले दो। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जो आपके पूर्वज कितने पुरानी, आपकी हजारों सालों से होगा ना पूरी लीनियज पीछे जो है। हाँ हाँ, तो वो लोग बिना पंखे के जीवित कैसे रहे? आपसे तो ज्यादा स्वस्थ थे ना वो लोग। हाँ स्वस्थ, हाँ थे। या आप ज्यादा स्वस्थ थे उनसे? नहीं, वो ज्यादा स्वस्थ। तो पंखा जो है वो सुविधा है, लेकिन स्वास्थ्य जो है वो बिना पंखे के ज्यादा अच्छे से मिल जाता है। जब आप जो भी मौसम है आपका, उस मौसम के अनुसार आपका शरीर प्राकृतिक रूप से उसको सहता है, गर्मी भी सहता है, मानसून की चिपचिप वाली गर्मी भी सहता है, सब कुछ सहता है। हमने भी सही है, मैं खुद राजस्थान से हूँ, हमने भी वो टाइम देखा है कि जब हमारे गांव में लाइट नहीं होती थी, हम लोग जाते थे हाथ के बीजने से करते थे। लेकिन आपको लगता है कि मतलब आज के लोग एसी में बैठकर ज्यादा स्वस्थ बन गए? नहीं ना। तो प्रायोरिटी क्या है यार? क्या पंखे से सुविधा दे देना, अपने बच्चों को दिन भर एसी में बिठा के रखना, ये प्रायोरिटी है? या उनको अच्छा स्वास्थ्य फिर बाहर मिट्टी में खिलाना, उनको थोड़ा धूप के अंदर जिससे विटामिन डी की कमी ना हो जाए, वो सब ना हो जाए, वो करना? आप बाय चॉइस आप एक रेस में दौड़ रहे हो। आप अभी इस बात को जब तक नहीं समझोगे ना, तब तक आप इन सब चीजों को समझोगे कि ये तो अब जिंदगी इसके बिना चल नहीं सकती। मैं समझ गया नहीं चल सकती, लेकिन जिंदगी जो चल रही है आगे जा किस तरफ रही है यार? आप किस हिसाब से प्लानिंग करी है आपने? आपकी प्लानिंग में लाखों सालों तक सस्टेन करने की प्लानिंग नहीं है। आपके विचारों में केवल कुछ सालों तक, 20-50 सालों की प्लानिंग है, उसके अलावा लंबी प्लानिंग है ही नहीं आपके पास इस डेवलपमेंट का मॉडल में। तो जो आप कह रहे थे कि ग्लोबलाइजेशन वगैरह, ये सब ग्लोबलाइजेशन वगैरह जो है ये आप पे थोपा गया ना। तो उसको आप मॉडर्न परिपेक्ष, वट एवर इज मॉडर्न इज नॉट मॉडर्न, इट इज एक्चुअली वेस्टर्न। हाँ, मैं समझ रहा हूँ।
ठीक है ना। तो वेस्टर्न हाँ। टेम्पलेट से अगर सब कुछ देखोगे आप, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये पूरा का पूरा मॉडल हम पे थोपा गया है। हमें नहीं चाहिए थी साइकिल, हमें नहीं चाहिए थी मोटरसाइकिल, हमको नहीं चाहिए था एसी। हमारा देश तो लाखों सालों से टिका हुआ था बिना पंखे के। क्या पंखा, आपको लगता है पंखा नहीं बना सकते थे हमारे लोग? क्या क्या बड़ी बड़ी प्रॉब्लम थी क्या पंखा बनाना उनके लिए? जब अगस्त ऋषि ने बैटरी की टेक्नोलॉजी दे दी थी, तो उनके लिए हाँ। क्या बनाना मुश्किल था? बल्ब बनाना भी मुश्किल था क्या उनके लिए? क्या ये बनाना मुश्किल था उनके लिए? एयरलाइंस विमान, हर किसी के लिए विमान उपलब्ध करा देते वो, लेकिन नहीं हुआ ना। उनको पता था आने वाली पीढ़ियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप जो है इसको जिस टेम्पलेट से देख रहे हो ना, वो आपका यूपीएससी आपने पढ़ा, सब कुछ पढ़ा, लेकिन आप जब तक मूल नहीं समझोगे ना। रविंद्र शर्मा जी को सुना है आपने कभी? नहीं। रविंद्र शर्मा आपके चैनल पर बहुत पहले हाँ के वीडियोस है ना, हाँ बहुत पहले के। हाँ। हाँ। तो उनका, हाँ। उनके लेक्चर का मैं ऑडियो लेक्चर्स का भेजूंगा, आप उसको सुनिए, तब आपको पता चलेगा कि गांवों की व्यवस्था, गांवों को जो स्थापित किया गया, हमारे यहाँ पर वैज्ञानिक वैज्ञानिक पद्धति से सब लोग जीते थे, लेकिन कभी किसी ने नहीं कहा कि हम वैज्ञानिक युग में जीते हैं। आज के डेट में हर कोई बिना वैज्ञानिक, मतलब वैज्ञानिकता से नहीं जी रहा, लेकिन वैज्ञानिक युग में है, वैज्ञानिक युग में है बोल रहे हैं ज्यादा। ये जब आपके समाज में लोग बीमार बढ़ रहे हैं, आपके समाज में हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, आपके समाज में लोगों का स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो गिरती जा रही है, तो आप समझ लीजिए वो समाज जो है वो डेवलपमेंट नहीं कर रहा। वो डेवलपमेंट, अगर आपने डेवलपमेंट का मॉडल जीडीपी से अगर देख लिया, आपने पर कैपिटा इनकम से देख लिया, तो आप उसको वेस्टर्न टेम्पलेट के हिसाब से नाप रहे हो, जो हमारे यहाँ कभी नापा नहीं गया। हमारे यहाँ तो कभी धन जो है वो केवल नोट नहीं हुआ करते थे, धन जो है कई प्रकार का होता था। शिक्षा भी धन था, पशु भी धन था, खेती भी धन था, कई प्रकार के धन 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 जो धान्य अनाज भी धन था। तो धन के क्राइटेरिया जो है वो कर दिया कि अब पैसा ही क्राइटेरिया है, तो फिर सब भाग रहे उस दौड़ में। लेकिन इट दैट डजंट मीन कि दैट इज द ओनली करेक्ट थिंग, वो ही सही है कि पैसा हुआ तो ही आप सक्सेस कहलाओगे। नहीं, ऐसा तो नहीं है। आज के डेट में जेफ बेजोस है, बिल गेट्स है, ये सब लोगों ने अगर अरबपति करोड़पति बन गए, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उन्होंने दुनिया को जहर खिला के, या पेप्सी का जो हेड है, पेप्सी का हेड आज अरबों डॉलर में खेल रहा है, तो हम उसको सक्सेसफुल बोलेंगे क्या? नहीं, मैं तो नहीं, मेरे हिसाब से तो सक्सेसफुल नहीं है वो पैसों के मामले में सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन दुनिया को तो उसने जहर बेच के कमजोर कर दिया ना। तो वीरेंद्र भैया, जैसे कोई अल्टरनेटिव मॉडल हो सकता है क्या? जैसे अब नहीं हो ग्लोबलाइजेशन सकता, में मैं कह रहा हूँ ऑल्टरनेटिव मॉडल नहीं हो सकता, लेकिन आपको अपने माइंड में क्लियर रहना पड़ेगा कि अगर आपकी आने वाली पीढ़ियां किसी चीज से, एक मिनट होल्ड करेगा, क्या बोला? हाँ। नहीं, अभी मैं फोन पे बात कर रहा हूँ। मगर सस्टेनेबल मॉडल जो है, जो आपकी पीढ़ियों को सुरक्षित नहीं कर सकता, तो नथिंग इज सक्सेस। कोई सक्सेसफुल मॉडल नहीं है फिर वो। ये केवल केवल धक्कम पेल वाला काम चल रहा है, जिसमें आपको किसी तरह से आपके आपके या आपके बच्चों के सर्वाइवल के हिसाब से आपको जो पूरा जो है वो प्लानिंग बनाया गया, और कुछ नहीं। बस उसके बच्चों का क्या होगा उस मॉडल से? नोबडी इज बॉदर्ड। तो मैं आप मूल जब तक नहीं समझोगे ना, बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे ना, तब तक आप इन सबके सब जो जो सो कॉल्ड जो आर्ग्यूमेंट्स आप दे रहे हो, या सो कॉल्ड जो डेटा आप दे रहे हो, वो डेटा हमेशा ही गलत रहेगा, हमेशा ध्यान रखना। तो आप उसको उस टेम्पलेट से मत देखो कभी भी। जो हमारे यहाँ पर जिस चीज को केओस समझा जाता है कि भारत में तो केओस है, कोई सिस्टम नहीं है, ऑर्डर नहीं है। हाँ। एक मिनट होल्ड करना रहेगा। हाँ हाँ, ठीक। तो आप जो है ये समझ जाओ कि आपको पहले मैं जो लेक्चर्स भेजूंगा ना वो सुनो, आप उसके हिसाब से ना बेसिक्स को क्लियर करो कि एग्जैक्टली कोई भी मॉडल, मैं कहता हूँ नो मैटर हाउ सक्सेसफुल, कितना अरबों रुपए कमा देगा, वो सब कमा देगा, अगर आपकी आने वाली पीढ़ियों को, मैं कहता हूँ अगर 5 पीढ़ी तक भी उस मॉडल के हिसाब से अगर उनकी भलाई नहीं सोची गई है, तो मतलब 5 पीढ़ी का, हमारे यहाँ तो लोग ज्यादा ही सोचते थे, लेकिन इवन अगर 5 पीढ़ी तक का भी अगर आपने सोचा कि मैं अभी जो व्यवस्था मॉडल की बात कर रहा हूँ, विल इट बी एबल टू सस्टेन, कि आगे जो 5 पीढ़ियों को सस्टेन कर पाएगा या उनकी भलाई हो पाएगी, तो मैं कहता हूँ फेलियर है। आप समझ रहे, जो डिसेंट्रलाइज की आप बात कर रहे हो ना, तो अगर जो देश दुनिया में जीडीपी का 25%, सॉरी एक्सपोर्ट का 25% एक्सपोर्ट या जीडीपी जो है वो करता था बिना किसी इंडस्ट्री के, बिना किसी मतलब टेक्नोलॉजी में, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो भी है आज की डेट में,
तो मैं कहता हूँ कि कुछ तो अच्छा होगा ना वो मॉडल। और आप आज जो आप बोल पा रहे हो, आप कह पा रहे हो, आज तक आप जीवित हो, अच्छे अच्छे हवा वातावरण में जीवित हो, बात कर रहे हो, यहाँ तक पहुँचाने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। मैं कहता हूँ आपका पोता जो है, जब आप शादी हो जाएगी, आपका पोता होगा, उस पोते की, मैं कहता हूँ आज मुझे अपने भविष्य, बच्चों का भविष्य स्वास्थ्य वाइज, सामाजिक वाइज, इस कोरोना काल के बाद का मुझे वही उज्जवल नजर नहीं आ रहा। तो आपने एयरलाइंस बना के कौन सा बड़ा मॉडल बना लिया आज के डेट में? आपने सब कुछ बंद तो करना पड़ा ना आज की डेट में कि महामारी ना फैल जाए। हाँ, तो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो थोड़ा पहले रविंद्र शर्मा जी के जो मैं 30 लेक्चर भेजूंगा ना, उनको सुनो। आपको उससे कम से कम आगे जाकर के देश की सेवा, आप सरकारी नौकरी करके करना चाहते हो, तो कम से कम आपके बेसिक क्लियर होना चाहिए कि जिस देश की सेवा करना चाहते हो उस देश का बेसिक मॉडल क्या था। मूल, उस देश का मूल ही नहीं समझा हमने, उस देश की परिभाषा हमने वही नहीं समझा कि देश टिका किस पे था। हम जो है वो सो कॉल्ड वेस्टर्न फिलॉसफी और वेस्टर्न जो इकोनॉमिक मॉडल थे उनको उदाहरण देकर अपने देश के उसमें टेम्पलेट सेट करना चाहते हैं। तो उसका मतलब हम बेवकूफ़ी कर रहे हैं ना कहीं, कि हम अपने देश के हमने मूल समझा नहीं और हम दूसरे टेम्पलेट को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना चाह रहे हो, तो गलत हो गया ना पूरा का पूरा। अब आपने जो स्वदेशी इकोनॉमिक मॉडल भी कई सारे इकोनॉमिस्ट है, मतलब जो स्वदेशी जागरण मंच से जुड़े हुए थे, उन्होंने काफी सारे मॉडल्स निकाले थे स्वदेशी इकोनॉमिक मॉडल। उसमें भी उन्होंने बस पूरा ग्लोबलाइजेशन नहीं, मतलब पूरा इंडस्ट्रियलाइजेशन ही है, पर उसको बस ये है कि आप इंडिया में प्रोड्यूस करो, इंडिया में कंज्यूम करो। भाई मैं वही तो बोल रहा हूँ, आपको इंडस्ट्री बना के जो चाइना में सामान बन रहा है वो आपके देश में बनने लग जाए, तो जो चाइना गंदगी भुगत रहा है वो आप भुगतोगे। तो अगर वही सक्सेसफुल मॉडल आपके अनुसार है, तो वो तो अमेरिका अपने वहां पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कराता है, वो कराता है चाइना जैसे देश में, भारत जैसे देश में, कि गंदगी वो झेलें और उसका आनंद वो लें। तो ये तो हम बेवकूफ हम बन रहे हैं ना, कि पेप्सी कल कह रहे कि पेप्सी का जो प्लांट है भारत में, पूरा दुनिया में जो है पेप्सी एक्सपोर्ट होगी भारत से होगी, अगर कल को ये हो जाए निर्णय, तो हमारी सरकार कहेगी वाह देखो हमने कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आ गए। लेकिन उस पेप्सी को बनाने के चक्कर में भारत के जो प्राकृतिक संसाधन है, पानी, उसको जो खराब किया जाएगा उसको कोई नहीं सोचेगा। तो हम लोग उस मॉडल को अच्छा बताएंगे, खराब बताएंगे? तो यही तो हो रहा है ना। मेक इन इंडिया क्या मतलब है यार? जहर आप पूरे दुनिया का जहर भारत में बनाने लगो तो भारत को ग्रोथ होना कर गया, हमारी पीढ़ी तो बर्बाद हो गई ना। तो इसलिए जो स्वदेशी मॉडल जितना भी बताते हैं ना, जब तक आपके टॉप में बैठे, आज अगर सब कुछ राजनीति या फिर नेता या जो हमारा तंत्र है, सरकारी तंत्र, वही डिसाइड करता है, तो जब तक उसकी इच्छा शक्ति नहीं होगी, दुनिया भर के मॉडल बना लो, कोई सक्सेसफुल नहीं होगा। बनाते रहो मॉडल बैठ के, जब वो दुनिया भर के, उनके लिए, जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, हमारे उन लोगों को सब पता है कि भारत, उनको कुछ पता ही नहीं है कि भारत का मूल क्या था। उनको ये लगता है किसी तरह जीडीपी करके 5 साल में अपनी जीडीपी ग्रोथ दिखा दो। जिस जीडीपी का मतलब है कि आज उत्तराखंड में जो है लिकर जो है वो एसेंशियल कमोडिटी के अंदर जाके एसेंशियल, वो मतलब ग्रोसरी की दुकानें बंद हो रही हैं और शराब की दुकानें खुल रही हैं। तो जब इस मानसिकता से कोई सरकार जो है करेगी, तो वो सरकार से क्या उम्मीद करोगे कि वो आपके देश को समझेगी क्या? ये आज की न्यूज बता रहा हूँ मैं आपको कि मतलब मसूरी में शराब की दुकानें रात को 8-9 बजे तक खुल रही हैं, 9-10 बजे तक खुल रही हैं, और बेचारे वो 2 बजे बंद हो रही हैं, जो ये राशन की दुकानें। तो क्या है, कहना क्या चाहते हो? कि वीरेंद्र भाई, आपको लगता है कि अब कोई, मतलब देयर इज नो गोइंग बैक? आपको लगता है कि ये मॉडल बैक यार, देयर इज नो गोइंग बैक। सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, अपने बीज को, अपने जो मूल को समझकर उसको सुरक्षित रखने का प्रयास जो है हम कर सकते हैं, कि जब ये सारे गड्ढे में गिरेंगे, एटलीस्ट समवन शुड हैव दैट बेसिक नॉलेज कि दोबारा से कुछ अगर खड़ा करना हो सब बर्बाद होने के बाद, तो एटलीस्ट दिस इज द वे, ये हमें पता होना चाहिए, वो बीज सुरक्षित करना पड़ेगा, नहीं तो अदरवाइज गोइंग बैक तो है ही नहीं, ये तो भूल जाओ। मतलब वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। और मैं तो कहता हूँ जितना जल्दी बर्बाद हो उतना बढ़िया है। मतलब शहर जितनी जल्दी बर्बाद, जितना ज्यादा और प्रदूषण फैले, जितना ज्यादा पेट्रोल और महंगा हो, जितना जल्दी पानी खत्म हो जाए शहरों में, और जितना जल्दी शहर बर्बाद हो, ये उतना ही बढ़िया हो जाएगा। तो मैं अपना उस लोगों के भलाई के लिए जो भी कुछ काम हम करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें मैं अपने मन में बिल्कुल क्लियर हूँ कि कल को दिल्ली अगर बर्बाद हो जाए तो मैं बैठ के आंसू नहीं बहाऊंगा। मैं ये कहूंगा कि ये होना बढ़िया है, लेकिन हमने अपना बचाने का प्रयास, मानवता का कर्तव्य निभाया है, तो हम अपनी तरफ से निश्चिंत थे कि हमने प्रयास पूरा किया, लेकिन दुख नहीं करेंगे।
क्योंकि हमारा मन में कहीं ना कहीं है कि बर्बाद होना चाहिए शहर, तभी गांव भी आबाद होंगे, देश भी आबाद होंगे। शहरों ने बर्बाद किया सारा। आप समझ रहे हो मेरी बात? ये शहर हाँ जो मैं है, समझ रहा हूँ। अगर दिल्ली में इतना प्रदूषण होते हुए, पानी की कमी होते हुए, जगह की कमी होते हुए, तब भी 2-2.5 करोड़ लोग बसे हुए हैं, तो दिल्ली को आप प्रदूषण मुक्त बना दोगे तो दिल्ली में कितने लोग बच जाएंगे? जब इतने कचरा दिल्ली होते हुए भी 2.5-3 करोड़ लोग मर रहे हैं वहाँ, बसे हुए हैं, तो बिल्कुल उसको प्रदूषण मुक्त कर दोगे, पानी और पेट्रोल सस्ता कर दोगे, तब तो 20 करोड़ लोग दिल्ली में बच जाएंगे फिर। हाँ तो फिर वो कोई एक जगह कॉन्सेंट्रेट होकर आप नेचुरल रिसोर्स को दोहन करोगे तो वो जगह कोई स्वर्ग थोड़ा बनने वाला, तो नरक ही होगी ना। हाँ हाँ। और नरक में से तो देवदूत तो इसी चीज के निकलेंगे बारे में ना, हाँ इसी चीज ग्लोबलाइजेशन के बारे में मेरे फ्रेंड है कुछ जो कि यूएसए में, मतलब दोस्त बने थे हम लोग कोई ऐप के थ्रू, तो मेरी उनसे बात होती रहती है इन चीज़ों के बारे में। तो उन्होंने बताया कि हमारा ग्रोथ तो हो रहा है। उन्होंने बहुत अच्छी लाइन बोली कि अमेरिका इज नथिंग बट अ बिग शॉपिंग मॉल, और यहाँ पर है ना जो शॉपिंग मॉल के ऑनर्स है वो 2-3 ही हैं। मतलब हर जगह वहाँ पर शॉपिंग मॉल्स है और सिर्फ बिजनेस चल रहा है वहाँ पर। मैंने पूछा कि तुम्हारे डाइवोर्स रेट इतने हाई क्यों है, तो वो बताते हैं कि हमारी फैमिली स्ट्रक्चर पूरा खत्म हो चुका है। और बहुत अच्छी लाइन बोली उन्होंने कि हमारा जो किचन है उसको एमएनसी ने ले लिया है, मतलब जो मैकडोनल्ड्स वगैरह है इन्होंने ऑब्वियसली इट इज कैप्चर कर लिया ओन है। बाय देम ओनली। तो भारत में क्या हो रहा है, अब आपके फ्रिज में जो है दुनिया भर का पैक्ड आइटम्स, दूध पैक्ड भरा हुआ है, दही पैक्ड भरा, छाछ, हर चीज पैक्ड भरी हुई है। तो ये डू यू थिंक दिस इज ग्रोथ? दिस इज नॉट ब्लडी ग्रोथ, दिस इज हाँ टोटली गोइंग बाय द वेस्टर्न टेम्पलेट की भाई आपके किचन में जितना पैक्ड सामान भरा होगा, आप उतने ज्यादा अगर ग्रोथ है आपकी, तो फिर मैं कहता हूँ स्टुपिडिटी है। तो हाँ इसका एक तरह से इनडायरेक्टली आप ये कहना चाह रहे हो कि हमारे सारे जितने पूर्वज हजारों सालों जिनकी वजह से हमको ये स्वास्थ्य मिला, अच्छा स्वास्थ्य था, 100 साल पहले जो लोग स्वस्थ थे, आज हमारे पास उतना स्वास्थ्य नहीं है। तो मतलब वो लोग जिस तरह जी रहे थे, तो वो तो हम उनको एक तरह से गाली तो निकाल रहे हैं कि अरे आप लोगों ने क्या ग्रोथ करी, ग्रोथ तो हम कर रहे हैं। हमारे घर में देखो कितना पैक्ड आइटम घुसे, एक इनडायरेक्टली यही तो कह रहे हो ना आप। हाँ तो हम उसको वही जो अब जो हम जिसको वैसे ये 200-300 साल से इनका आया है, इनको पूरा जो टेम्पलेट आया, पूरा जो इन्होंने, तो इनके पास सब कुछ ऑर्डर में है, इनके एड्रेस बिल्कुल ऑर्डर में होंगे, इनके एड्रेस हाँ। से सिटीज सड़कें। एकदम हाँ प्लान तो सिटीज होते हमारे, हैं हाँ एकदम। तो प्लान, तो इतना प्लान हमारे यहाँ पर इतना प्लान नहीं था, इसीलिए सब कुछ इतना व्यवस्थित था। जो चीज हाँ ऑर्डर में होती है उसको खत्म करना भी उतना आसान होता है ना। हाँ सही बोला। तो इतने लाखों सालों की जो पूरी हमारी संस्कृति में है ये चीजें, कभी मतलब अब क्या बोले इसमें, अब क्या बोले। हाँ ये जो गवर्नमेंट है, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो भी सारे जैसे वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन आधार कार्ड, वन नेशन अलग अलग, मतलब सारे पूरा केंद्रीकरण कर रहे हैं ताकि लोगों को आराम से तो मैं कंट्रोल किया जा सके। उनके लिए डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट वही है जो वेस्टर्न है, सिंपल सी बात है। हाँ यहाँ पर सड़कें वैसी बन जाएं, फ्लाईओवर वैसे बन जाएं, एयरपोर्ट बन जाए हर जगह। वो तो अमेरिका में इतने एयरपोर्ट एक टाइम पे हजारों विमान हवा में होते हैं, तो उसकी वजह से वहाँ का आकाश तत्व खराब होता है, पंच महाभूतों में। तो वो आकाश तत्व खराब होने की वजह से लोगों का डिप्रेशन, स्ट्रेस, देखो क्या हाल है वहाँ पर। हाँ ये आकाश तत्व हालत। जब खराब होता है तो भाई, इसलिए हमारे पूर्वजों ने कभी एयरलाइंस डेवलप नहीं, उनको पता है कि आसमान में विमान होंगे तो उससे कितना नुकसान पहुंचेगा, सब कुछ पहुंचेगा, तो नहीं किया उन्होंने। उनके लिए वो डेवलपमेंट था। डेवलपमेंट शब्द जो है ना वो कभी भी पर आपको ये ना एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है ना, जैसे ह्यूमंस आप मतलब वेस्टर्न टेम्पलेट के हिसाब से देखिए तो ग्रोथ कर रहे हैं, उनके सिविलाइजेशन पिछले 250 सालों में काफी उन्होंने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स किए हैं, ठीक है। तो जैसे एलोन मस्क का एग्जांपल लेते हैं, वो बोल रहे हैं कि मार्स पर हम उसको नॉर्थ और साउथ पोल पर बॉम्बिंग, एटम बॉम्ब गिराकर और उसका एनवायरनमेंट क्रिएट करके वहाँ पर मल्टी प्लेनेटरी हम स्पीशीज बनाएंगे ह्यूमंस को। तो आपको लगता नहीं ये पॉसिबल हो सकता है कि हम अलग अलग प्लेनेट को कॉलोनाइज करें और वहाँ के रिसोर्सेज को भी एक्सप्लॉइट करें? वही तो प्रॉब्लम है कि भगवान बनने की कोशिश में कल को आपको क्या लगता है कि जो इस सोच के साथ काम कर रहे हैं, आप उसमें उस मार्स पे कॉलोनी बसाएंगे तो आपको उस मार्स में जो है जिस एक पृथ्वी को बचाकर ठीक नहीं रख पाए, जिस पृथ्वी को, जो इतनी अच्छी पृथ्वी मिली थी उसको नष्ट करके फिर दूसरी जगह जाएंगे तो उसको भी नष्ट ही करेंगे, या वो उसका पोषण करेंगे या शोषण करेंगे? क्या करेंगे? एक्सप्लॉइट ही करेंगे। हाँ, तो फिर आपको लगता है वही मॉडल तो वही है ना। आप मैं जितने भी अब्राहमिक कल्चर, जितने भी अब्राहमिक रिलीजन्स है, उनका बेसिक
प्रिंसिपल ये है कि एक्सप्लोरेटिव होते हैं लोग काफी। हम वाई वी आर कंसिडरिंग दैट एज एन ऑप्शन की वो भी एक ऑप्शन है कि हम कॉलोनाइज करके कर लेते हैं। मतलब क्या है, कर तो मार्स भी कुछ सालों बाद मार्स को भी खत्म कर देंगे, फिर कहाँ जाओगे? ऐसे तो मतलब आप एक पृथ्वी आपको मिली है, वो भी उसमें बहुत पोटेंशियल है ना, उसको लाखों सालों से चली आ रही है, अभी भी चल सकती थी, लेकिन आपने नहीं करना, तो फिर वो उस मॉडल को तो ऑप्शन के तौर पे रखो ही मत ना यार, मतलब उसको। तो रविंद्र शर्मा जी का लेक्चर भेजता हूँ आपको, मैं आप सुनिए, आपको कम से कम एक बेसिक समझ में आएगा। हाँ, आप भेजना मेरे को। धन्यवाद आपसे। व्हाट्सएप करिए, मैं फिर भेजता हूँ आपको, ठीक है ना? हाँ ठीक है, धन्यवाद।